वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि क्यों उबर 1 किलोमीटर का 425 रुपए ले रहा है इंडिया के अंदर। और फिर हम बात करेंगे क्यों ड्रीम 11 बीसीसीआई के साथ पार्टनरशिप को ब्रेक कर रहा है और वो अपने स्पॉन्सरशिप के पैसे रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है फॉक्सकॉन की, और फॉक्सकॉन ने वापस से चाइनीज इंजीनियर्स को वापस बुला लिया है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वापस से बुला लिया क्योंकि पहले भी फॉक्सकॉन ने चाइनीज इंजीनियर्स को वापस बुलाया था। इस बार जो किया है फॉक्सकॉन ने, इसमें 300 चाइनीज इंजीनियर्स को वापस बुलाया जिन्होंने तमिलनाडु के यूजहान टेक्नोलॉजी प्लांट में पुराने आईफोन्स के इंक्लोजर्स और डिस्प्ले मॉड्यूल्स बनाए थे। और अब उनकी जगह, यानी कि जो चाइनीज इंजीनियर्स जा रहे हैं उनकी जगह ताइवानीज इंजीनियर्स आ रहे हैं। और ये दूसरी बार किया है फॉक्सकॉन ने। अब आप ये समझो कि ये जो स्टाफ का रिकॉल किया है ये एक बात है, दूसरी तरफ बीजिंग में जो कि चाइना के अंदर ही है, वहां पे टेक ट्रांसफर को लेकर के काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। क्योंकि हुआ ये कि यूएस की जो कंपनीज है वो इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं, जैसे एप्पल। और चाइना ये नहीं चाहता कि चाइना का जो ब्रेन है और जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में शिफ्ट हो, क्योंकि अगर इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा तो फिर हर चीज इंडिया में ही बनने लगेगी। ये बेसिकली एक तरीके का सॉफ्ट प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है चाइना। और हाँ, मैंने यूजहान प्लांट की बात करी तो मैं आपको ये बता दूं कि वहां पे अभी आईफोन 17 का काम नहीं चल रहा है, पर एप्पल नेक्स्ट मंथ के लॉन्च के लिए इंडिया में ही सभी 4 आईफोन 17 मॉडल्स असेंबल करेगा। और ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर वेरिएंट इंडिया से ही लॉन्च करके शिप किया जा रहा है। यानी कि पहले क्या होता था कि लॉन्चिंग हो जाती थी प्रोडक्ट की, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर असेंबल या मैन्युफैक्चर होते थे। बट इस बार क्या हो रहा है कि लॉन्चिंग के साथ ही इंडिया के अंदर वो सारी चीजें बन रही है। आप ऐसा समझ लो कि यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ और फिर वहां पे लॉन्च हुआ, मतलब जो सिंक्रोनाइजेशन है वो एग्जैक्ट वैसा ही है। और पहले क्या होता था, जो उनके रेगुलर वर्जन हैं और प्रो वर्जन हैं वो होते थे अलग अलग। लेकिन इस बार क्या होगा कि प्रो वर्जन भी इंडिया के अंदर ही बनेगा और जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं वो भी इंडिया के अंदर ही होंगे। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और क्लियर कर दूं। अब तक क्या होता था, एप्पल इंडिया में मोस्टली बेसिक या फिर नॉन प्रो मॉडल्स बनाता था और वो भी लॉन्च करने के बाद प्रो मॉडल्स या फिर सभी वेरिएंट्स एक साथ इंडिया से कभी एक्सपोर्ट ही नहीं हुए आज के पहले तक। लेकिन अब एप्पल ने ये डिसाइड किया है कि आईफोन 17 के चारों वर्जन यानी कि जो नॉर्मल और प्रो दोनों वर्जन लॉन्च के टाइम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर और शिप भी किए जाएंगे। अगली बिजनेस न्यूज है एयरटेल की। एयरटेल कल यानी कि संडे को कई सारे मेजर सिटीज में डाउन रहा और कई जगह आप समझ लो कि शटडाउन ही था। और ये मेजर सिटीज थे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता। यहाँ पे 11 बजे से शुरू हुआ था प्रॉब्लम और 12:11 पे पीक पर पहुंच गया, जहां पर 6800 से ज्यादा कंप्लेंट्स रिकॉर्ड की गई। अगर हम यूजर्स के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 52% यूजर्स ने बोला नो सिग्नल आ रहा है, 31% ने डेटा फेलियर का रिपोर्ट किया और एयरटेल ने ये बोला कि ये सिर्फ एक टेम्पोररी डिसरप्शन है और 1 घंटे के अंदर सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएंगी। और उन्होंने यूजर्स को बोला कि आप रीस्टार्ट करके देख लो। और सोशल मीडिया में हंगामा मच गया, एयरटेल डाउन का ट्रेंड भी चलने लगा। कई सारे यूजर्स ने मीम्स बनाए तो कई सारे यूजर्स ने अपनी भड़ास भी निकाली। किसी की मीटिंग छूट गई, किसी की शादी अटक गई क्योंकि गाने नहीं चल रहे थे। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट सवाल यहाँ पे ये उठा इन्वेस्टर्स के मन में कि अगर एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी, वो भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 1-2 घंटे के लिए डाउन हो जाए तो फिर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं पे दूसरी तरफ जियो अपने यूजर्स का डेटाबेस बढ़ाते ही जा रहा है, यूजर्स उसको ज्वाइन करते जा रहे हैं। हालांकि एयरटेल ने परप्लेक्सिटी लॉन्च किया और उसका एडवर्टाइजमेंट भी जोरों शोरों से कर रहा है, बट वक्त ही बताएगा कि परप्लेक्सिटी का कितना अफेक्ट पड़ा आने वाले कुछ महीनों में। अगली बिजनेस न्यूज है न्यूरालिंक की। सर्जरी के 18 महीनों बाद न्यूरालिंक ने एक पेशेंट की जिंदगी बदल दी और इनका नाम है नोलैंड आर्बर्ग। हुआ ये कि न्यूरालिंक जो चिप है वो इनके अंदर इम्प्लांट की गई और ये जो पेशेंट है नोलैंड, इनका 2016 में एक एक्सीडेंट हो गया था स्विमिंग के दौरान और उसके बाद से ही कमर के नीचे सेंसेशन खत्म हो गई थी। लेकिन अब वो सिर्फ सोच करके ही कंप्यूटर, टेलीविजन, इवन मारियो कार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब वो रोज 10 घंटे डिवाइस यूज करके क्लासेस अटेंड करते हैं, स्टडी करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और पहले वो
बहुत ज्यादा होपलेस फील करते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे जिंदगी में फिर से एक नया पर्पस मिल गया है। तो ये काफी एक सक्सेसफुल रहा न्यूरालिंक चिप का, और टेक्निकली ये एक तरीके से साइबॉग आप कह सकते हो। साइबॉग यानी कि आधा हिस्सा इंसान का, आधा हिस्सा मशीन का, बट ये खुद को नॉर्मल गाय ही मानते हैं। और फ्यूचर आप देख रहे हो किस तरीके से बदल रहा है। पहले हम ये सारी चीजें सिर्फ मूवीज में ही देखते थे, लेकिन अब रियल लाइफ में ये सारी चीजें आ रही हैं, और मुझे लगता है भविष्य में वो लोग भी बहुत अच्छे से जी पाएंगे जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, या फिर शायद वो लोग भी जो जन्म से अंधे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है ड्रीम 11 की। ड्रीम 11 ने बीसीसीआई से बातचीत करना शुरू कर दिया है ताकि वो अपना स्पॉन्सरशिप को एग्जिट ले सके, जो कि 358 करोड़ रुपीस का एग्जिट होगा। अब जर्सी की स्टोरी तो आपको पता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया ऑनलाइन गेमिंग लॉ लाया है, और उस लॉ के अकॉर्डिंग रियल मनी फैंटेसी स्पोर्ट्स, जिसमें कि ड्रीम 11 भी आता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप ये सब बैन हो जाएगा उस लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब ड्रीम 11 अपना एडवर्टाइजमेंट या फिर किसी भी तरीके का प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकता। अब ड्रीम 11 का डील जो था वो 2023 का था, जिसमें 3 साल का डील साइन किया गया था बीसीसीआई के साथ। लेकिन अब इसको कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये नया लॉ आ गया है। और वहीं पे एशिया कप को देखें अगर हम, तो वो 9 सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, और बीसीसीआई को इसके लिए नया स्पॉन्सर बहुत ही जल्द ढूंढना पड़ेगा। और ये जो जर्सी है ना, इसकी भी स्टोरी कमाल की है, क्योंकि एक नेगेटिव वाइब इसके साथ जुड़ती जा रही है। तो शायद बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जो इसको स्पॉन्सरशिप न दे बीसीसीआई को, क्योंकि अगर आप देखो तो सहारा जर्सी पे आया, बर्बाद हो गया। बाइजूस आया उसके बाद, वो भी बर्बाद हो गया। और अब ड्रीम 11 की बारी है, ड्रीम 11 भी जर्सी पे से नाम हटा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या पनौती जैसी चीज सच में होती है? क्योंकि मुझे तो वो समय रैना का शो याद आ रहा है, जहां पे वो एक बंदा नहीं आता, बोलता है कि मैं जहां भी गया वो सब बंद हो गया, स्कूल गया, स्कूल बंद हो गया, कॉलेज गया, कॉलेज बंद हो गया, कंपनी गया, कंपनी बंद हो गई, और अब आपके शो में आया हूं। तो क्या आपको लगता है पनौती जैसी चीज होती है? वैसे मैंने समय रैना के ऊपर वीडियो बनाया था, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है, और उस वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे शोज थे जो बैन हो गए। मैं ये नहीं कहता मेरे वजह से बैन हुए, बट वो वीडियो अच्छी, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। और हाँ, अगर आप ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज चाहते हो कि आपको बिजनेस न्यूज मिलती रहे, तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सिर्फ एक लाइक बटन पे हिट कर सकते हैं, और अपने किसी फ्रेंड को हमारी वीडियो शेयर कर सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, और प्रेस्टीज एस्टेट ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। इसने कई सारी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है। अब न्यूज ये है कि इंडिया के लिस्टेड रिलेटर्स जितने भी हैं, मतलब कि वो सारी कंपनीज जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड है और वो लिस्टेड हैं, उनके FY26 Q1 के रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें 53,000 करोड़ रुपीस की धमाकेदार सेल्स की गई, जिसमें लग्जरी हाउसिंग ने सबसे बड़ा पुश दिया। इसका मतलब कि लोग अमीर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें, तो उसने 12,126 करोड़ रुपीस के प्री सेल्स के साथ DLF और गोदरेज को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि DLF का प्री सेल्स सिर्फ 11,425 करोड़ का था और गोदरेज का 7,082 करोड़ रुपीस का। तो ये दोनों प्रेस्टीज एस्टेट से पीछे थे। वहीं पे अगर हम लोधा की बात करें, तो उनका प्री सेल्स 4,450 करोड़ रुपीस का था, सिग्नेचर ग्लोबल का 2,640 करोड़ रुपीस का। और अगर हम टॉप 5 प्लेयर्स की बात करें, तो वो सब मिला करके 71% का शेयर उन लोगों ने ग्रैब किया। वहीं पे जो मिड टायर की कंपनीज हैं, जैसे शोभा, ओमेक्स, ओबराय, कल्पत्रु, या फिर जो आपका पूर्वंकारा है, ये सभी कंपनीज ने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाए हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो चल रहा है रियल एस्टेट के सेक्टर में। ऐसा लगता है लोगों की पॉकेट्स काफी गर्म है, बहुत सारी जगह जमीन बिक रही है, बहुत सारी जगह लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है स्मॉल कैप स्टॉक से रिलेटेड, और स्पेशली उन स्टॉक से रिलेटेड जिन्होंने बहुत ज्यादा डिविडेंड्स दिया है। तो अगर आप डिविडेंड बहुत पसंद करते हो, तो ये न्यूज आपके लिए ही है। बात करते हैं हम इन स्टॉक्स की, क्योंकि इन स्टॉक्स ने बम्पर डिविडेंड दिया है। अगर हम PTC इंडिया और MSTC की बात करें, तो ये दोनों कंपनीज ने टॉप किया
दिया, क्योंकि इन दोनों ने 10% का डिविडेंड यील्ड दिया है। मतलब 10% आप समझ रहे हो, आप एफडी करोगे तो आपको सिर्फ 7% का रिटर्न मिलेगा, और इन दोनों कंपनीज ने 10% का डिविडेंड यील्ड ही दे दिया। वहीं पे पीटीसी की बात करें तो इसने 19.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया। एमएसटीसी की बात करें तो 45.5 रुपीज का डिविडेंड दिया। वहीं पे एक्सो नोबेल इंडिया ने 8% का डिविडेंड यील्ड दिया। वहीं पे ला ओपेला की बात करें तो 7%, कैस्ट्रॉल, एल्कागो और क्वेस्ट कॉर्पोरेशन ने 6% का डिविडेंड यील्ड दिया। जबकि वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने 15 रुपए, आईजीएल ने 10.5 रुपीज और तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक ने 21 रुपीज, यानी कि इन तीनों कंपनीज ने 5% का डिविडेंड यील्ड दिया। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बहन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगली बिजनेस न्यूज है उबर ऑटोज की, और इसने तो पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया, क्योंकि एक यूजर ने रेडिट पे पोस्ट शेयर किया, उसमें स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ था कि कैसे बेंगलुरु में सिर्फ 1 किलोमीटर के 425 रुपए मांग रहा है उबर। और ये चीज आपको पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बारिश बहुत ज्यादा होती है या फिर जब थोड़े पीक आवर्स होते हैं तो उबर, ओला और रैपिडो इन सबके फेयर प्राइसेस बढ़ते हैं। और बढ़ते कैसे हैं? एक रैपिडो वाला देखता है या उबर वाला देखता है कि सामने वाली जो टैक्सी या फिर अभी मार्केट में जो प्राइस है वो 70 रुपए चल रहा है, फिर वो देखता है कि यार बारिश ज्यादा हो रही है, तो धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। मतलब जैसे शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन किया था हर्षद मेहता ने, प्राइस बढ़ा बढ़ा के मतलब एक शेयर 2 रुपए का है तो 10,000 शेयर खरीद लो 3 रुपए के, फिर उसके बाद 4 रुपए, 5 रुपए, प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी इन प्लेटफॉर्म्स पे अभी हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, जब प्लेटफॉर्म्स पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जिनकी मजबूरी है वो एक्सेप्ट करके राइड ले रहे हैं, तो उसके बाद जो ग्राउंड लेवल पे, मतलब जो इन सर्विसेज को यूज नहीं करता है, लोकल ऑटो वाले हैं, वो भी प्राइसेस अननेसेसरी बढ़ाते जाते हैं, और उसके वजह से जो ट्रेवल का प्राइस है वो अल्टीमेटली बढ़ जाता है। और कई सारे लोगों ने तो यूएस के फेयर से भी कंपेयर किया और बोला कि इससे सस्ता तो यूएस के अंदर राइड चल रहा है। तो यही चल रहा है फिलहाल। और आपने अगर ऐसी सिचुएशन फेस की तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी सीरीज। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, और इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलें।